हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो वीडियो है यह हिंदी पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। हिंदी पेडागोजी से जुड़े हुए प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रश्न सीटेट में आते हैं और आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए जो अभी स्टार्ट हो गया है, इसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा आज का हमारा सेशन। तो दोस्तों, अंत तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए तो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। तो वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों से के संवाद बोलना, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन, या फिर अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय करना। तो यहाँ वाचिक अभिनय जो है इसका तात्पर्य है अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है यहाँ। प्रश्न संख्या 2 है, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्द के हिज्जे अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। तो अक्षर कार्ड के द्वारा जब हम शब्द बनाते हैं, उसकी अक्षर पूर्ति करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि, टेप रिकॉर्डर विधि, या फिर उच्चारण विधि। तो इसे हम फ्लैश कार्ड विधि कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। जब हम अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाते हैं, अक्षर की पूर्ति करते हैं, तो उसे फ्लैश कार्ड कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। तो निगमन प्रणाली का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पहले उदाहरण देना, फिर उसका निष्कर्ष जानना। दूसरा है अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। तीसरा है पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, या फिर पहले नियमों को बताना फिर उसकी व्याख्या करना। जी हाँ, पहले नियमों को बताना और फिर उसकी व्याख्या करना निगमन प्रणाली का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। और जब हम पहले उदाहरण देते हैं और उसका निष्कर्ष जानते हैं, तो यह आगमन विधि की प्रणाली है, आगमन विधि है। आगमन विधि में हम पहले उदाहरण देते हैं, फिर निष्कर्ष समझाते हैं, और निगमन प्रणाली जो है इसमें पहले नियम बताते हैं, उसके बाद उदाहरण देकर उसकी व्याख्या करेंगे, समझाएंगे। अगला प्रश्न है, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन क्या है? ऑप्शन है मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, या फिर संस्कृत भाषा। तो यहाँ मातृभाषा सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। बच्चों की मातृभाषा में शिक्षा देने से वह जल्दी सीखते हैं और वो उन्हें समझ में आती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा से तात्पर्य नहीं है। तो राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य नहीं है? ऑप्शन है देश के अधिकतर लोगों की भाषा, सरकारी कार्यों की भाषा, जनसामान्य की बोलचाल की भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रभाषा से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है यही सही नहीं होगा। बाकी राष्ट्रभाषा का अर्थ है देश के अधिकतर लोगों की भाषा। जब देश के अधिकतर लोग बोलते हैं तो उसे ही हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, और जन सामान्य के बोलचाल की भाषा को भी राष्ट्रभाषा कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है यहाँ। अगला प्रश्न है, विद्यार्थीगण अक्षर विन्यास तथा वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए आवश्यक है। तो विद्यार्थी अक्षर विन्यास और वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है काव्य का रसास्वादन, कहानी लिखना, श्रुतलेख का अभ्यास, या फिर सामूहिक वाचन। तो यहाँ श्रुतलेख का अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे बालक कोई भी अक्षर विन्यास या फिर वर्तनी की अशुद्धियाँ न करे। इसका पता हमें श्रुतलेख के अभ्यास से पता चलता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिपुष्टि पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, नियोजन, शिक्षण। उपर्युक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? ये जो शिक्षण चक्र है किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन है समूह शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, द्रुत शिक्षण, या फिर सूक्ष्म शिक्षण। तो ये सूक्ष्म शिक्षण का ही उदाहरण है, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र है, जिसमें पहले शिक्षण होती है, फिर प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, फिर उसका नियोजन किया जाता है, फिर पुनः शिक्षण प्रारंभ किया जाता है, पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है, नियोजन शिक्षण किया जाता है। तो ये सभी जो 6 हैं सूक्ष्म शिक्षण के ही चक्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में उच्चारण कराते समय अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो अध्यापक जो है कक्षा में उच्चारण कराते हैं बच्चों को, तो पहले अध्यापक बोलते हैं और बाद में बच्चे उनकी बातों को सुनकर बोलते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, रसास्वादन विधि, या फिर व्याख्यान विधि। तो यह विधि है जो है वह अनुकरण विधि का ही रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। अगला प्रश्न है, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। तो साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है हर्बर्ट ने, मॉन्टेसरी ने, राइबर्न्स ने, या फिर हंटर ने। तो साहचर्य विधि का आविष्कार मारिया मॉन्टेसरी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। आ गया भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है? ऑप्शन है सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक स्थिति की मांग करता है, या फिर भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो भाषा अर्जन जो है यह सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये गलत है, भाषा अर्जन से जुड़े। अगला प्रश्न देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है समस्याओं की पहचान पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर,
बच्चों की सही समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर या फिर बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अगला प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, दूसरा है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों से संबंधित कारणों की पहचान करना, तीसरा है बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना या फिर बच्चों की अलग कक्षा में प्रोन्नत करना। तो निदानात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को संभावित कारणों की पहचान करना। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में हमें किस प्रकार के पाठ रखने चाहिए? सरल भाषा में प्रयुक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, केवल व्याकरणीय नियमों का अभ्यास कराते हों या फिर अत्यंत छोटे हों। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में हमें बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए पाठ रखने चाहिए जिससे वह आसानी से उसमें समझ पाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्रदान करना है, दूसरा है दैनिक जीवन में हिंदी समझने तथा बोलने की क्षमता विकास करना है, तीसरा है मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना है या फिर हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना है। तो द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य है दैनिक जीवन में हिंदी को समझने और बोलने की क्षमता का विकास करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना है, दूसरा है बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना, तीसरा है केवल बच्चों की कमियां जानना या फिर केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। तो भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषा परिवेश की उपलब्धता, भाषा की कठिनाई स्तर या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर होता है भाषिक परिवेश की उपलब्धता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। यहाँ देखते हैं, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम या फिर पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो भाषा सीखने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो है समृद्ध भाषिक वातावरण, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप किसे महत्व देंगे इनमें से? ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता पर, व्याकरणीय नियम पर, सीखने की क्षमता का आकलन पर या फिर काव्य सौंदर्य पर। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन पर, कि बच्चों ने कितना सीखा है उसका आकलन हमें करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में हमें किस तरह की रचनाओं को स्थान देना चाहिए? ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, दूसरा है केवल कहानियाँ तथा कविताएं, तीसरा है विदेशी साहित्य की रचनाएं या फिर चौथा है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हो। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ अभी तक हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है दोस्तों, आगे भी और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है या फिर शिक्षकों के लिए यह समस्या है। तो ये एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? ऑप्शन है भाषा सिखाते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, दूसरा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, तीसरा है भाषा में व्याकरण सीखने पर बल देना या फिर चौथा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है हमारा। बाकी यहाँ हतोत्साहित जैसे शब्द अगर दिए होते हैं किसी ऑप्शन में दोस्तों तो उसे बिल्कुल ही टिक नहीं करना चाहिए, ऑप्शन आपका गलती होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। तो भाषा प्रयोगशाला का कौन सा इनमें से अनुभाग नहीं है? ऑप्शन है श्रवण कोष्ठ, परामर्शदाता का कोष्ठ या फिर नियंत्रण कक्ष या फिर दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो यहाँ भाषा प्रयोगशाला का जो भाग नहीं है यह दूरदर्शन प्रकोष्ठ है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी तीनों जो हैं 1, 2 और 3 ये भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग आरंभ हुआ था। तो भाषा में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन 1 होगा, 1963 में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग हुआ था। प्रश्न देखते हैं, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग,
भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा का शिक्षक। तो भाषा अर्जन में सबसे महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्यवेक्षक अध्ययन में हमारे आस्य अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। तो पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है क्लार्क तथा स्टार, क्लासियर, बाइनिंग एवं बाइनिंग का, या फिर डेजी मार्विल का। तो यह जो परिभाषा है वह बाइनिंग एवं बाइनिंग का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सीखने और सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, या फिर दूसरों की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में अपनी भाषा का हम किस प्रकार से प्रयोग कर लें आसानी से, वही भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो अच्छे मूल्यांकन की जो विशेषता नहीं है यह नकारात्मकता होगा। मूल्यांकन में नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, बाकी वैधता, विश्वसनीयता और निदानात्मकता ये तीनों अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। तो सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का कौन सा पद इनमें से नहीं है? ऑप्शन है पाठ्य योजना, शिक्षक सत्र, पुनः शिक्षण सत्र, या फिर चर्चा सत्र। तो चर्चा सत्र जो है यह सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण की विधि है। तो सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी गई। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? मैकलिच के द्वारा, अनविन के द्वारा, एलन के द्वारा, या फिर हर्बर्ट के द्वारा। तो सूक्ष्म शिक्षण की जो यह परिभाषा है यह एलन के द्वारा दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है यहाँ पर। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।